हाँ जी, कैसा चल रहा है भाई आप लोग का कोर्स? तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं? इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं H2 डेटाबेस के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि H2 नया डेटाबेस क्या है, जब हमारे पास ऑलरेडी मायस्क्यूएल डेटाबेस था। देखिए, जब एक रेस्टफुल एपीआई आप डेवलप करते हैं ना, तो रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में एक्चुअली सम टाइम ऐसी ज़रूरत होती है कि मैं एक एपीआई बना रहा हूँ और उस पर्टिकुलर एपीआई के लिए आप जो है टेस्टिंग करने के लिए आपके पास डेटाबेस की क्रेडेंशियल नहीं है या डेटाबेस की डिटेल नहीं है। तो अगर आपके पास डेटाबेस की डिटेल नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर डेटाबेस की क्रेडेंशियल लेने में टाइम लग जाता है। इन दिस केस, अगर आपने कोई एपीआई बनाई हुई है और उस एपीआई को टेस्ट करना चाहते हैं और उस एपीआई पे स्टिल वो सारे फीचर यूज करना चाहते हैं जो रियल टाइम पे आप रियल डेटाबेस पे करने वाले हो, तो आप S2 डेटाबेस को यूज करिए। S2 डेटाबेस एक इन मेमोरी डेटाबेस होता है। देखिए, स्प्रिंग बूट की रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट में ये एक ऐसा कह सकते हो कि एम्बेडेड डेटाबेस होता है जो कि हर एक स्प्रिंग बूट एपीआई के साथ मिलता है। लेकिन उसके लिए जब आप उसकी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तब वो मिलेगा। इसके लिए आपको कोई डेटाबेस डाउनलोड नहीं करना है। ये मेमोरी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स है, फास्ट है, जेडीबीसी एपीआई को यूज करती है। तो इट इज अ एम्बेडेड डेटाबेस, राइट? ये चीज है। तो क्या है ये S2 डेटाबेस? इन मेमोरी डेटाबेस है। चलिए हम काम करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे काम होता है। जैसे कि लास्ट की एपीआई देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारी रेस्ट एपीआई बनाई अलग अलग तरह के, उसमें अलग अलग फीचर भी दिए। इस बार मैं क्या करूंगा, एक नई एपीआई बनाऊंगा, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, राइट? यहां से मैं चला गया स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट के अंदर। स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट में यहाँ पे जाएंगे और आ, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई ये जो रेस्ट एपीआई है, रेस्ट एपीआई बन रही है वो भी कौन सा डेटाबेस यूज करके? H2 डेटाबेस यूज करके। बट ये किस पर्पस के लिए बना रहे हो, तो वो आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि रेस्ट एपीआई, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिकेट रेस्ट एपीआई। ठीक है, क्रिकेट का टाइम चल रहा है भाई, क्रिकेट आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो क्रिकेट रेस्ट एपीआई S2 डेटाबेस, थोड़ा बड़ा नाम हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे पैकेज जो ग्रुप है, कॉम डॉट, यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट से क्रिकेट क्रिकेट डॉट आईपीएल। ओके, तो ये मेरा पैकेज का नाम हो गया। एंड यही सेम हम आर्टिफैक्ट आईडी दे देते हैं एंड इसको नेक्स्ट करते हैं। देखिए, S2 डेटाबेस पे काम करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डेव टूल आप डाल दीजिए, स्प्रिंग वेब डाल दीजिए, रेस्ट एपीआई डेवलप करेंगे, लॉम्बॉक डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक है ना? अगर आप जेपीए का फीचर यूज करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हमें करना ही है ना? माई नहीं यूज करना है। इंस्टेड ऑफ दिस माई हमें S2 यूज करना है। देखिए, माई आपका बढ़िया डेटाबेस है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है यार कि आप ना माई डेटाबेस आपके पास नहीं है और आप स्टिल रेस्ट एपीआई डेवलप करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? या अगर आपके पास माई की डिपेंडेंसी या ओरेकल की डिपेंडेंसी अगर आपने सिस्टम में डाल दिया, तब तो भाई वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसकी क्रेडेंशियल खोजेगा, वो आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो कैसे करोगे? या सम टाइम आपको कोई एपीआई मिली है और उसमें माइस्क्ल लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन नहीं, आप चाहते हो कि वही सेम एपीआई एज इट इज जो भी एपीआई थी, यानी कि यही एग्जिस्टिंग एपीआई जो हमने भी बना रखी है, उसके लिए माइस्क्ल की क्रेडेंशियल अभी अवेलेबल नहीं है आपके लिए और टेस्टिंग पर्पज के लिए उसे टेस्ट करना चाहते हो, देन S2 डेटाबेस। तो S2 एक इन मेमोरी डेटाबेस होती है। ठीक है ना? ऑप्शनल है, आप यूज करो ना करो। हम यहाँ पे अभी पहली बार बता दे रहे हैं, आगे चल के आप इसे लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। दैट्स, कुछ नया करना है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं करना है भाई। जो भी आपने प्रोसेस पहले फॉलो कर रखे थे वही सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे H2 डेटाबेस की नई डिपेंडेंसीज जो है वो ऐड कर देते हैं। देखिए, S2 डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड करने मात्र से ही आप S2 के जो भी फीचर हैं वो आपके प्रोजेक्ट में इनेबल हो जाएंगे और आपको वो सेम वही डेटाबेस का काम करके देंगे जो माइस्क्ल के साथ आप करते थे, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी है ना, इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को हम हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम हो गया, तो इस नाम को हम कॉपी कर लेते हैं, राइट?
तो नाम तो खैर हम कुछ भी रख सकते हैं। हम इस एप्लीकेशन प्रॉपर्टी को हटाएंगे, इसकी जगह पे YAML यूज करेंगे। मैं बार बार ये प्रॉपर्टीज नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि क्योंकि YAML यूज होता है रियल टाइम पे, राइट। तो प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो सम टाइम, बहुत से लोग कॉन्फ़िगरेशन के लिए प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू में गया और फाइल में गया, और यहाँ से मैं बना देता हूँ application.yml। ओके, अब इस application.yml में हम यहाँ पे एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे ओनली मैं नेम लिख के कंट्रोल स्पेस कर देता हूँ। तो नेम या एप्लीकेशन डॉट नेम, ठीक है ये, और यहाँ से ये नाम जो मैंने वहां से कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दिया। ये ऑप्शनल होता है बट मैंने ये दे दिया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो बन के आ ही रहा था ना, ये चीज है। बाकी देखिए, आप पोर्ट नंबर तो मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि वो आप 8080 पोर्ट पे तो हम चलाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं पोर्ट। ओके, पोर्ट लिख के, यहाँ पे पोर्ट लिख के कंट्रोल स्पेस कर देंगे। तो ये सर्वर का पोर्ट हमने ले लिया 8090, ठीक है, परफेक्ट है। अब आगे का काम क्या होगा भाई? आगे का काम देखिए, आपके प्रोजेक्ट में आप S2 यूज कर रहे हो ना, तो आप S2 डेटाबेस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर आप अपने सिस्टम में कर देते हो, तो S2 डेटाबेस आपके सिस्टम में इनेबल हो जाएगा। मतलब अगर आप सेम एप्लीकेशन को अगर ये चलाते हो, यहाँ से ऐसे राइट क्लिक रन एज कर देते हो, और रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर रहे हो, अगर इस एप्लीकेशन को आप रन करोगे और आप चाहते हो कि S2 का जो कंसोल पेज है वो आपके सिस्टम में आ जाए, तो अभी नहीं आएगा। S2 का जो कंसोल पेज है वो आपके एप्लीकेशन में तब आएगा जब आप इसकी कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इस एप्लीकेशन डॉट वाई के अंदर करोगे, उसको इनेबल कराओगे, है ना। तो इसके लिए आपको URL क्या होता है? तो URL कुछ ऐसे होता है, लोकल होस्ट, और जो भी आपका 8090 करके था, राइट, ये, और /h2 हाइफन कंसोल, ये हमारा URL होता है। ठीक है, URL ओपन हो गया, बट URL ओपन हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। बट यहाँ पे पासवर्ड तो आपका सेट नहीं है ना। यहाँ पे देखिए S2 का ड्राइवर दिख रहा है, S2 का ये कुछ पुराना मेरा रिमेंबर यहाँ पे था लग रहा है। URL जो उठा रहा है, ये कुछ पुराना सेशन उठा रहा है। ओके, लेट मी टेक हियर, और यहाँ से ले लेते हैं S2 कंसोल, ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये पुराना इन मेमोरी के अंदर ये इस तरह का कुछ एक डेटाबेस है ना, वो बाय डिफॉल्ट उठा रहा है, और ये डेटाबेस का URL आ रहा है, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड कुछ भी नहीं आ रहा है, राइट। तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, फिलहाल इसको आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, इस पे काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो पासवर्ड को यानी कि डिपेंडेंसी डालने से हम कंसोल पेज ओपन कर पा रहे हैं, दैट इज फाइन, ठीक है, 8090 पे ही एक्सेस कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो जिस तरह से माई एसक्यूएल की कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे थे ना, इन द सेम वे, इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे ही आप S2 की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कुछ YML के अंदर, देन आप उसे ओपन कर पाएंगे। वन मोर थिंग, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक बार तो मैं खुद बहुत परेशान हुआ था, है ना, जो मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, जब अगर आप S2 पे काम कर रहे हो ना, तो S2 के केस में एक बात का ध्यान रहे कि S2 डेटाबेस तभी इसे कनेक्ट कर पाओगे, तभी इस पे काम कर पाओगे, जब आप, चूंकि ये JDBC का जो भी फीचर, JPA का जो भी फीचर आप यूज करना चाहते हो, है ना, वो डिपेंडेंसी यानी कि JPA की डिपेंडेंसी आप जरूर ऐड करिएगा। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम JPA की डिपेंडेंसी मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर ये कनेक्ट ही नहीं होगा, हमारा टेबल ही नहीं देखेगा, डेटाबेस ही नहीं देखेगा, इस तरह से समस्या आ जाएगी, राइट। तो ये देखिए, S2 का डेटाबेस, ये रन टाइम यहाँ पे दिख रहा है, बट JPA जरूर ऐड करिएगा। JPA ऐड करना मैंडेटरी है। ओके, अब बात आ जाती है कि S2 डेटाबेस के लिए हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे लिखते हैं डेटा सोर्स, राइट, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स URL, डेटा सोर्स URL हमसे पूछ रहा है, डेटा सोर्स नेम पूछेगा, तो डेटा सोर्स हम यहाँ पे URL मेंशन कर देते हैं, ठीक है।
स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स यूआरएल। ओके, यूआरएल के अलावा और यहाँ पे क्या चीजें होती हैं भाई, कंट्रोल स्पेस कर दीजिए, यूआरएल हो गया और यहाँ पे ड्राइवर हो गया, ड्राइवर भी मेंशन कर दीजिए। बट यहाँ पे जो ड्राइवर क्लास आप यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी अपने आप यहाँ पे हमें कुछ सजेस्ट करेगा, हम ड्राइवर क्लास ही रहने देते हैं। एंड यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी यूजर नेम, तो डीबी ओनली यूजर नेम, ठीक है, ओनली यूजर नेम, ठीक है, एंड उसके बाद पासवर्ड। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको लगाना होता है, राइट। एंड इसके अलावा देखिए बाकी आपको जो, अच्छा एक और चीज होता है, यहाँ पे अभी स्प्रिंग 3 के अंदर लग रहा है वो कंसोल को ऑटोमेटिकली इनेबल कर दिया था, बट S2 के कंसोल को हमें इनेबल करना था, राइट। S2 कॉलन, है ना, S2 कॉलन कंसोल, या मैं पूरा ऐसे नहीं लिखता हूं, सीधे लिख देता हूं कंसोल, वन मोमेंट, एक भाई सॉरी, यहाँ पे ये कंसोल नहीं दिख रहा है भाई, कंसोल नहीं दिख रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी हम उसको देखते हैं। पहले हम यूआरएल, यूजर नेम, ये ड्राइवर, ये सब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ड्राइवर पे आप कंट्रोल स्पेस करिए, कंट्रोल स्पेस करिए, ये देखिए ड्राइवर आपका सजेस्ट कर दिया कि भाई org.s2.driver है, ये हमारे ड्राइवर का नाम है। ओके जी, यूआरएल क्या होगा, तो यूआरएल जब आपने कंट्रोल स्पेस करिए तो नहीं दिख रहा है, चलिए ठीक है, जब आपने इसको बाय डिफॉल्ट ओपन कर लिया ब्राउजर में तो देखिए यहाँ पे तो यूआरएल ऑलरेडी आ रहा है, तो JDBC कॉलन H2 टिल्ड का साइन और उसके बाद उसके बगल में है ना डेटाबेस का नाम लिखा आ रहा है, तो यही सेम यूआरएल को कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ओके, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पेस देना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ये जेडीबीसी का प्रोटोकॉल, S2 का प्रोटोकॉल, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। देन यहाँ पे स्लैश करके डेटाबेस का नाम, हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिकेट आईपीएल के लिए बना रहे हैं, तो क्रिकेट आईपीएल रख दिया हमने, ठीक है। ओके, और यूजर नेम वहां पे अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट SA नाम से बन के आता है, राइट, SA करके आता है यहाँ पे। और पासवर्ड में मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है, PASSWORD। ओके, तो ये हो गया हमारा S2 डेटाबेस की क्रेडेंशियल। इतना क्रेडेंशियल लिखने के बाद यूआरएल परफेक्ट है भाई, ड्राइवर क्लास का नाम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड एकदम सही है भाई। बाकी देखिए S2 कंसोल को अब इनेबल करने की जरूरत नहीं होती होगी, बट पहले हम ऐसा करते थे। तो कंसोल, अगर आप यहाँ पे देखो ना S2 कंसोल पाथ, S2 कंसोल इनेबल, सो इनेबल की वैल्यू यहाँ पे ट्रू अभी करना पड़ता है, जिससे हमारा S2 कंसोल इनेबल हो जाता है। कंसोल का मतलब यही कंसोल पेज जो हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, राइट। बट ये तो मैंने देखा कि ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है भाई, आई डोंट नो, ठीक है, मे बी ऐसा कुछ होगा। अच्छा, तो S2 इनेबल हो गया, डेटा सोर्स की प्रॉपर्टी हो गई। इसके अलावा देखिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा आप अगर यहाँ पे JPA का फीचर यूज कर रहे हो तो आप JPA की सारी प्रॉपर्टी यूज करोगे ना। कौन कौन सा, जैसे ऑटो DDL वाला, राइट, ऑटो ऑटो DDL है ना, वो आपको, या स्टार्टिंग से लिखना शुरू करते हैं, ऑटो DDL, राइट, कंट्रोल स्पेस करिए, नहीं आ रहा है, ओके, चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई स्प्रिंग के अंदर जेपीए डॉट ऑटो DDL आ गया ना, JPA-डॉट ऑटो DDL, और यहाँ पे क्या कर दीजिए अपडेट, ताकि हमारा बार बार डेटाबेस में डेटा अपडेट होता रहे। एंड सो एसक्यूएल, आप यहाँ पे सो एसक्यूएल को ट्रू कर दीजिए, शो एसक्यूएल सो एसक्यूएल को भी ट्रू कर दीजिए, ठीक है, ताकि एसक्यूएल क्वेरी जो भी जनरेट हो मेमोरी में ये दिखने लगे। तो देखिए ये ऑटो DDL वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डेटाबेस में टेबल वेबल बनता रहे, रिकॉर्ड अपडेट होते रहे और एसक्यूएल आपका दिखता रहे, ये इसके लिए किया हुआ है। बाकी देखिए ये इतना चीज जो हमने किया है ये S2 इन डेटाबेस को इनेबल करने के लिए किया है, दैट्स इट। एंड ये जो है आपके डेटाबेस की क्रेडेंशियल है, ये हमने नहीं भी किया था, काम हो गया था, बट हम करके चलते हैं।
और देखिए यहाँ से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर देते हैं, एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं और फिर हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे डेटाबेस में। तो यानी कि इस डेटाबेस को अलग से हमें डाउनलोड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये मेमोरी में आपकी ऑलरेडी इन मेमोरी में है ना, आपकी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन की इन मेमोरी में अवेलेबल होती है, बट ब्राउजर पे जाके आप जस्ट इसे रिफ्रेश कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये डेटाबेस हमारा पुराना ऐसे उठा रहा है ना, बट यहाँ पे मैं अपना ये वाला डेटाबेस जो है ना वो ऐड कर दूंगा। एंड यूजर नेम ऐसे तो ऑलरेडी आ रहा है, पासवर्ड में हमने ये नया पासवर्ड डाल के और टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए कनेक्शन सक्सेस आ गया। अगर आपका कनेक्शन सक्सेस नहीं आ रहा है तो देयर कुड बी अ रीजन कि भाई आपने क्या नहीं करा, जो मैंने आपको बात बताई, जेपी की डिपेंडेंसी नहीं डाली है, वो जरूर डालिएगा, बहुत समस्या आती है। ठीक है ना, और यहाँ से क्या कर दीजिए, इसे फिर से पासवर्ड देके कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यूजर्स नाम का ऑलरेडी स्कीमा होता है, जिसके अंदर एक टेबल है, एडमिन है, ये सब ऑलरेडी कुछ डेटाबेस वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको एक यूआई मिल गया। तो देखिए ये बहुत ज्यादा स्केलेबल एप्लीकेशन, बहुत बड़ी एप्लीकेशन होगी तो उसके लिए यूज नहीं करेंगे, बट हाँ, अब आप छोटी मोटी एपीआई डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, टेस्टिंग वेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो सब कुछ कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस S2 कंसोल को इनेबल नहीं करता हूं तो, और इसको रिफ्रेश कर देता हूं एंड यहाँ से सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूं दोबारा, है ना, एंड लेट्स ट्राई कि वेदर वी विल बी एबल टू लॉग इन और नॉट, है ना, लॉग इन कर पा रहे हैं। तो यहाँ से जाएंगे और लोकल होस्ट, जो भी आपका पोर्ट नंबर होगा, जैसे मेरा 8090 है, /S2-console लिख के एंटर मारोगे, ये तो ओपन हो गया। और पासवर्ड का नाम हमारे है PASSWORD। ओके, एंड टेस्ट कनेक्शन पे हिट करते हैं तो हो रहा है भाई कनेक्ट। अभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि पासवर्ड दोबारा हमें लिखना पड़ेगा। कनेक्ट बटन पे हिट करते हैं, कनेक्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो है अभी ऑप्शनल हो गया है ना। कुछ चीजें स्प्रिंग बोर्ड भी तो अब कुछ तो स्मार्ट बनेगा भाई, पहले ये इनेबल करना पड़ता था पहले के वर्जन्स में, राइट, बट ठीक है, दैट इज फाइन। ओके, तो कंसोल इनेबल करने की जरूरत नहीं है, बट कोड की रीडेबिलिटी के लिए मैंने डाल दिया। ये सेम वही क्रेडेंशियल है जैसे माई के लिए आप लिखते थे, बस दैट्स इट। अब अपना जो भी डेवलपमेंट है आप स्टार्ट कर लीजिए और आप अपना डेटाबेस वगैरह देख सकते हो, वहां पे प्रॉपरली काम करेगा। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे आईपी, क्रिकेट आईपी रह गया भाई, आईपीएल तो हुआ नहीं पूरा, है ना, तो राइट क्लिक करके रिफैक्टर में जाके इसको रीनेम कर देते हैं, आईपीएल कर देते हैं। ओके, बिकॉज आईपीएल होना जरूरी है। और आईपीएल में भाई आपका जो सबसे फेवरेट टीम है वो कौन है बताना जरूर, अगर आप देखते हो, तो नहीं देखते हो तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं और इधर पे जाके पैकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, लाइक कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर्स यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा अलग स्टाइल में काम कर लेते हैं, जो हमने अलग अलग जो हमारे पैकेजेस को अरेंज करने के मैंने आपको तरीके बताए थे, उस हिसाब से मैं दूसरा अप्रोच यहाँ पे यूज करके आपको बता देता हूँ, वो भी हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कंट्रोलर हो गया, एंटिटीज हो गई, राइट, यहाँ पे एंटिटीज बना दीजिए और इसके बाद आप इसी के साथ पैकेजेस बनाते चले जाइए। एंड उसके बाद आप क्या कर लीजिए भाई, कंट्रोलर हो गया, एंटिटीज हो गई, रेपो, रेपोजिटरी बना लीजिए, मैं बस मैं रेपो ही नाम दे देता हूँ। एंड उसके बाद एक सर्विस लेयर बना दीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉट सर्विस बना दीजिए। ओके, बाकी देखिए आप कंट्रोलर में यहाँ पे आप पहले एंटिटी क्रिएट कर लीजिए, लॉम्बॉक तो आपने ऐड ही कर रखा है, तो क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं भाई क्रिकेट आईपीएल, है ना, क्रिकेट आईपीएल एंटिटी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो एंटिटी का नाम होगा ना, वो @एंटिटी लगाने से आपको पता ही है कि एंटिटी हमारी बन जाती है। तो कोई भी क्लास एंटिटी क्लास तब कहलाती है जब वो एंटिटी उसके ऊपर एनोटेशन लगा होता है, और वहां पे आप नेम दे दोगे तो इस नाम से टेबल एक्चुअली मेमोरी के अंदर बनेगा, या आप टेबल दे के आप नया टेबल आप बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है, हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई ये नाम मैं यूज करूं, तो टेबल का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया
क्रिकेट दे दिया, ठीक है ना। ओके, एंड एंड यहाँ पे लॉम्बॉक के लिए @data, राइट, और @, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, @, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके, तो नो आर्गुमेंट ऑल आर्गुमेंट एक साथ नहीं चल रहा है। ओके, कंट्रोल स्पेस हटा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या क्या चीजें लेनी है भाई, तो यहाँ पे हम एंटिटी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो जो भी हमारी मैच होगी उसकी आईडी होगी, प्राइवेट इंटीजर आईडी ले लेते हैं, राइट, और इंटीजर टाइप का रख लेते हैं, ठीक है ना। हम स्ट्रिंग टाइप का बहुत लिया हमने, तो और कोई भी आईडी के ऊपर, मतलब किसी भी डेटा के ऊपर @id लिखने से वो प्राइमरी की बन जाता है। एंड प्राइमरी की को जनरेट करने की हमें स्ट्रेटजी बतानी पड़ती है, जनरेशन वैल्यू, और वैल्यू के केस में जनरेटेड वैल्यू, और स्ट्रेटजी में आप यहाँ पे ऑटो आइडेंटिटी सीक्वेंस, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी ले लेता हूँ, राइट। तो आइडेंटिटी लिखने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, मेमोरी में से कोई टेबल वेबल नहीं क्रिएट होगा, है ना। ओके, ओके जी। तो आईपीएल यहाँ पे क्या करेंगे भाई, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पे ले लेंगे टीम। ओके, टीम ले लेंगे, प्राइवेट टाइप का टीम वेरिएबल बना लिया। ओके, टीम वेरिएबल बना दिया कि टीम कौन सा है ना। और मैच, टीम हो गया, प्लेयर हो गया। ओके, टीम हो गया, प्लेयर हो गया, और किस टीम का कौन प्लेयर है, और क्या क्या ले सकते हैं भाई, टीम, प्लेयर, मैच ले लिया। मतलब आप ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स इसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। और आईपीएल को ऐसे बताने की जरूरत नहीं कितने ओवर का होता है, कितने ओवर का नहीं होता है। तो जो भी एट्रीब्यूट होंगे, जो भी डेटा होंगे, आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चलिए, ठीक है, बस यहाँ पे दो हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, परफेक्ट है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे इसको हम सेव करेंगे तो हमारा ये टेबल जो है ना, ये मेमोरी में क्रिएट हो जाना चाहिए। ये टेबल हमारा मेमोरी में क्रिएट हो गया होगा, राइट। देन हाउ वी कैन वेरीफाई, हम बस जाएंगे यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड को लेके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ही यूजर्स, नहीं भाई, अभी क्यों नहीं हुआ, आईपीएल, ओके, आईडी भी सही है, सब कुछ सही है, एंटिटी एंटिटी भी सही लगा दिया हमने। देन इसका टेबल तो क्रिएट होके आ जाना चाहिए भाई, टेबल तो क्रिएट हो जाना चाहिए। ये डेटाबेस देखिए, H2 कंसोल ये इनेबल भी हो गया है ना। तो डेटाबेस यहाँ पे टेबल क्रिएट होके आ जाना चाहिए। आई डोंट नो कि आईडी भी हमने लगा दिया है, सब कुछ सही है। ओके, एक बार हम एप्लीकेशन को यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि एंटिटी बनते ही हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमारा टेबल तो परफेक्टली बन जाता है ना। टेबल तो बन जाता है भाई, अगर डेटाबेस कनेक्शन प्रॉपरली है। अगर डेटाबेस कनेक्शन प्रॉपरली है तो ठीक है, रीस्टार्ट करना पड़ा एप्लीकेशन को। ये देखिए, क्रिएटिंग टेबल दिस दिस दिस, और ये टेबल हमारा यहाँ पे अभी नजर आ जाएगा, है ना। इसको दोबारा ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं, तो दोबारा पासवर्ड मांग रहा है भाई, PASSWORD, और कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। परफेक्ट है भाई। देखिए, हमारे पास यहाँ पे अलग से एक क्रिकेट नाम का, यहाँ पे एक क्या आ गया, टेबल आ गया। और इस टेबल के अंदर ये अगर यहाँ पे रन करोगे तो ये देखिए हमारे पास ये अलग अलग कॉलम्स आ गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे इन कॉलम्स पे अब हमें डेटा इंसर्ट करना है, डेटा अपडेट करना है, तो वही सेम कहानी हमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक रेपो बनाना पड़ेगा, सर्विस बनानी पड़ेगी, तभी तो हम डेटा इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्रिकेट आईपीएल रेपो, ठीक है। तो क्रिकेट आईपीएल का रेपो बना लेते हैं, जो कि एक इंटरफेस होगा। ओके, एंड इस इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे हम किससे, जेपीए रिपोजिटरी से। ओके,
एंड जेपी रिपोजिटरी से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे बता देंगे उसकी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की जो है हमारा इस क्लास के अंदर इंटीजर है और जो उसका एंटिटी है वो हमें बताना पड़ेगा। एंटिटी है हमारा क्रिकेट आईपीएल एंटिटी। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद अपना जो कंट्रोलर लेयर है उस पे काम करना पड़ेगा। कंट्रोलर के अंदर अपना रेस्ट कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। देखिए गाइस, नेक्स्ट सेशन में ना मैं आपको रेस्ट कंट्रोलर को बनाने का एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। बट आप बस जुड़े रहिए, आप देखते रहिए कहानी, है ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया क्रिकेट क्रिकेट कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमने क्रिकेट का कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। एंड अगर मुझे उसके लिए डेटा इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, जो भी अलग अलग तरह की एक्टिविटी करनी है, अब यहाँ पे हम मेथड्स बनाते चले जाएंगे। ओके, तो पहले तो ये कंट्रोलर क्लास को हम एट द रेट कंट्रोलर से एनोटेट कर देंगे, रेस्ट कंट्रोलर से, ठीक है। ये बता दिया। एंड इसके बाद यहाँ पे पब्लिक रिटर्न टाइप यहाँ पे देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, एंड रिस्पॉन्स एंटिटी के बाद यहाँ पे सेव मैच करके या ऐड मैच करके एक मेथड क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम मैच ऐड करेंगे, राइट। और उसके अलावा हम यहाँ से पब्लिक रिटर्न टाइप गेट मैच करेंगे, राइट। तो अगेन वही रिस्पॉन्स एंटिटी बनाएंगे और यहाँ पे गेट मैच करेंगे, है ना। अपडेट मैच करेंगे, डिलीट मैच करेंगे। तो इस तरह के हम अलग अलग तरह के, और ये स्ट्रिंग टाइप का ही ले लेते हैं। एंड यहाँ पे ये ऐड मैच करने के लिए भाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एट द रेट पोस्ट मैपिंग लगाना पड़ेगा। पोस्ट पोस्ट मैपिंग, राइट। तो पोस्ट मैपिंग यहाँ पे लगा दिया हमने। और एक काम और कर लेते हैं भाई, हम बेस यूआरएल जो है हम लेके चलेंगे। तो रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं बेस यूआरएल यहाँ पे स्लैश करके एपीआई स्लैश क्रिकेट, राइट। एपीआई स्लैश क्रिकेट ले लिया और यहाँ पे क्रिकेट आईपीएल आईपीएल डॉट यहाँ पे ले लेंगे स्लैश ऐड करने के लिए। ओके, और यहाँ पे जो भी डेटा आएगा उस डेटा को एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी से उस डेटा को क्या करेंगे, डेटाबेस में ऐड कराएंगे। देन हमें यहाँ पे डीटीओ की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने पिछले सेशन में आपको बताया। बट मैं अभी प्रैक्टिस पर्पज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटिटी को ही, है ना, आईपीएल क्रिकेट आईपीएल की जो एंटिटी है वो हम एंटिटी को ही ले लेते हैं डायरेक्टली, और एंटिटी के अंदर ही डेटा को इंजेक्ट करा देते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। एंड अब हमारे पास यहाँ पे जो सर्विस लेयर है, सर्विस लेयर में हम कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले एक इंटरफेस बनाएं फिर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन करें, राइट। हम सीधे अपनी एक क्लास बना सकते हैं, क्रिकेट आईपीएल सर्विस, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम ये सारा चीज़ अभी फिर से डेवलप कर रहे हैं, हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए सारा काम कर रहे हैं। और इस क्लास को एट द रेट सर्विस से जरूर एनोटेट करेंगे, क्योंकि ये सर्विस लेयर है हमारी। ओके, और सर्विस लेयर कुछ स्पेशल नहीं है, क्योंकि वो भी अपने आप में क्या है, एक कंपोनेंट। और रेपोजिटरी को एट द रेट रेपो से यहाँ पे एनोटेट कर देंगे कि हमारा रिपोजिटरी लेयर हो गया। ओके, एंड ये हमारा हो गया। इसके बाद ये सर्विस की कहानी। ओके, अब देखिए सर्विस लेयर के अंदर अगर आपको रेपोजिटरी चाहिए, तो आपको एट द रेट ऑटो ऐड थोड़ी ना करना है कि आपको यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिकेट आईपीएल रिपोजिटरी लिखोगे और ऑटो ऐड करोगे, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्रिकेट आईपीएल रेपो रेपो करके यहाँ पे एट द रेट ऑटो ऐड करने की जरूरत नहीं है, और ये अब रिकमेंडेबल भी नहीं है। देन क्या करना चाहिए हमें, करना ये चाहिए अपनी क्लास का ही एक मैचिंग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर इस पर्टिकुलर वेरिएबल को ऑटोमेटिकली आके इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, राइट। रेपोजिटरी ऑलरेडी इसको कॉल करेगी, और यहाँ पे ये देखिए ये आ गया। एंड यहाँ पे क्या कर लीजिए भाई, इधर क्या कर लीजिए आप, दिस डॉट क्रिकेट रेपो इज इक्वल टू क्रिकेट रेपो कर दीजिए जी। ये हो गया।
है ना। अभी येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग और मेथड का नाम हो गया ऐड मैच, ऐड आईपीएल मैच। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एंटिटी टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, क्रिकेट आईपीएल एंटिटी, राइट। तो थोड़ा सा नाम बड़ा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो रेपोजिटरी है, इसी रेपोजिटरी के ही अंदर मेथड है ऑलरेडी सेव, जिसमें हम क्रिकेट आईपीएल की एंटिटी उठा के पास कर देंगे, ये डेटा को सेव कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ से अब हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न, और रिटर्न क्या कर देंगे, डेटा या मैच स्टोर्ड या सेव, कुछ भी ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट है। बट यहाँ पे समस्या आ रही है कि ये सेव मेथड क्यों नहीं काम कर रहा है। कह रहा है कि भैया सेव ऑल करिए या चेंज करिए मेथड टू दिस आईपीएल एंटिटी। ओके, आई डोंट नो, ये जो मेथड है, ये मैं रेपोजिटरी के अंदर मेथड तो बनाना नहीं चाह रहा हूँ। अगर मैं एक मैच सेव करना चाहता हूँ तो क्या हमारे पास मेथड नहीं है, डॉट सेव है तो भाई, सेव है तो क्या दिक्कत है। और ये क्रिकेट आईपीएल एंटिटी है ना, और इस एंटिटी को मैं यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, देन ये अलाउ क्यों नहीं कर रहा है, व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग। ये आईपीएल एंटिटी हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ओके, ये कह रहा है कि चेंज टू सेव ऑल। ओके, इंटीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस आर्गुमेंट। तो कहीं ना कहीं हमने जो रेपोजिटरी अपना बनाया है क्रिकेट आईपीएल रेपो, ये हमने क्लास बना रखा है क्या, इंटरफेस ही तो बनाया है, एंड इसको हमने जेपीए रिपोजिटरी से एक्सटेंड कर दिया, जो कि जिसका पेरेंट है, मतलब ये प्राइमरी की है ना, एंड क्रिकेट आईपीएल एंटिटी उसका टाइप हमने बना दिया है। तो परफेक्ट है भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये एक डेटा अलाउ क्यों नहीं कर रहा है, ओनली वन डेटा अलाउ करना चाहिए ना। ये रेपोजिटरी भी है, सर्विस के अंदर आया मैं, और अगर मैं एक डेटा अलाउ कर रहा हूं तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस गिवन आर्गुमेंट। अब ये कह रहा है कि सेव ऑल कॉल करिए भाई यहाँ पे, या क्रिएट करिए मेथड। ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। हम्म, चलिए सेव ऑल अभी फिलहाल के लिए कॉल कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से सेव ऑल कॉल कर देते हैं। ठीक है, बट सेव ऑल भी नहीं ले रहा है। क्रिकेट आईपीएल रेपो डॉट सेव ऑल, मेथड भी यहाँ पे दिखा रहा है एंड मेथड कॉल भी नहीं हो रहा है, डॉट सेव। ओके, क्रिकेट आईपीएल एंटिटी। सो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये एक छोटी सी गलती मैंने कर रखी है, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे इंपोर्ट कराया ना, ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, राइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे जो इंपोर्ट करते टाइम पे आप जेनरिक बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे आपने रिपोजिटरी लिया तो पहले टी पास करना होता है, देन आईडी पास करना होता है, राइट। तो इंटीजर तो यहाँ पे हमें पास करना है, यहाँ पे हमें जेनरिक पास करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पे CRI एंड ये हो गया, राइट। तो ये चीज हमें मेंशन करनी थी, पहले हमें अपनी एंटिटी का नाम लिखना होता है, देन प्राइमरी की लिखना होता है। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था जेनेरिक टाइप में। एंड देन ये हमारा प्रॉब्लम क्या रेज कर रहा था, कि जो हमारी सर्विस इंप्लीमेंटेशन लेयर है ना, वहां पे वो मेथड नहीं बन के आ रहा था, है ना। ये चीज है। अभी देखिए, नाउ इट इज वर्किंग, ये काम कर रहा है अभी। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें ऑटो वायर लगाने की अब जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको। अब क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर लेयर के अंदर जाएंगे और ये जो सर्विस है इसको डायरेक्टली
ऑटो वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आएंगे तो कंट्रोलर के अंदर सर्विस कैसे आएगा, राइट। तो कंट्रोलर का एक मैचिंग कंस्ट्रक्टर भी आप क्रिएट कर सकते हो, सेम एज इट इज। सो ये हमारा हो गया पब्लिक कंस्ट्रक्टर, एंड ये सर्विस क्रिकेट आईपीएल आईएमपी सर्वर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर क्लास इंटरफेस जो भी है क्लास ही है, इंटरफेस नहीं है, तो मैं उस पर्टिकुलर क्लास टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे this dot impl is equal to cricket impl। ओके, नाउ यहाँ पे भी ऑटो वायरिंग हो जाएगी अपने आप, एंड देन आप क्या कर लीजिए, यहाँ से आप क्या कॉल कर दीजिए डॉट, उसका मेथड होगा, राइट, ऐड मैच, और जो भी होगा डॉट, कौन सा मैच है भाई, ऐड आईपीएल मैच। यहाँ पे एंटिटी ऐड कर दीजिए, एंड ऐड करने के बाद यहाँ से क्रिएट कर दीजिए न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर अगर यहाँ पे कोई मैसेज देना है तो दीजिए, अदरवाइज सीधे आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके रिस्पॉन्स एंटिटी, राइट, ये देखिए यहाँ पे HTTP स्टेटस दे देते हैं, मल्टीपल वैल्यू टी बॉडी एंड स्टेटस। तो टी बॉडी मतलब डेटा स्टोर्ड करके मैसेज आ जाएगा, या आप ये पूरा ही ये पूरा ही कहानी यहाँ से कट करके यहाँ पे डाल दोगे, तो जो भी वहाँ पे मैसेजेस होंगे वो आ जाएगा, मैनेज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। मैसेज वैसे जो भी दिया गया होगा ना उस मेथड के लिए, वो यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। एंड दूसरा चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे HTTP स्टेटस सेट कर सकते हैं, HTTP स्टेटस डॉट ओके, और क्रिएटेड इज लाइक दैट, HTTP स्टेटस डॉट HTTP स्टेटस, राइट, एंड डॉट क्रिएट, ठीक है। तो ये क्रिएटेड हो जाएगा। फाइनली ये काम हमारा हो गया। सिमिलरली अगर हमें गेट के केस में कुछ काम करना है, देन वी कैन यूज दिस गेट मेथड। अभी कुछ हमें ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम केवल एक पोस्ट की कॉल चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बाकी हम गेट भी कर लेंगे। ओके, सो फाइनली ये हमारा काम हो गया है, एंड वी हैव टू ओपन आवर पोस्टमैन। मेरा पोस्टमैन भी भाई मुझे ओपन करना पड़ेगा, अभी ये ओपन नहीं था। ओके, इन द मीनवाइल अगर मुझे आईपीएल मैच गेट कराना है, तो गेट करने के लिए भी हम तो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन लेयर में, राइट, गेट कैसे करना है, जैसे ये ऐड हो गया है ना, जब तक हमारा पोस्टमैन ओपन हो रहा है, तो पब्लिक, राइट, और रिटर्न टाइप क्या दे देते हैं, आप सीधे एंटिटी ही दे दीजिए, आईपीएल एंटिटी। अगर एक मैच है तो एक डेटा है तो गेट गेट बाई गेट मैच बाई आईडी, राइट, ऐसे कर सकते हो, गेट मैच बाई आईडी, एंड यहाँ से आप पास कर दीजिए इंटीजर टाइप में आईडी, और आप पूरा ही आप यहाँ से पूरा ही आईपीएल की एंटिटी जो है, क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट एंटिटी जो है यहाँ से पास कर सकते हैं, एंड ठीक है। तो पोस्टमैन हमारा ऑन हुआ, अभी नहीं ऑन हुआ भाई, ऐसा क्यों भाई, एक सेकेंड, पोस्टमैन हमारा ऑन हो जाना चाहिए अभी तक। स्टिल ओपन हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तब तक जो है हम रेपोजिटरी के ऊपर यहाँ पे मेथड चला लेते हैं, डॉट फाइंड, फाइंड ऑल करना है, फाइंड बाई आईडी करनी है, राइट, फाइंड बाई आईडी करनी है। तो यहाँ से तो हमें आईडी पास करना पड़ेगा, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर डेटा से आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है, डॉट गेट आईडी, गेट टीम, गेट आईडी, राइट, जो भी हम आईडी देंगे उस आईडी से हमें डेटा फेच होके आ जाएगा। इसको हम असाइन कर लेते हैं ऑप्शनल में, ठीक है ना। अब उस ऑप्शनल ऑब्जेक्ट को ही अगर रिटर्न करना है तो आपकी इच्छा है। क्या हो गया भाई,
पोस्टमैन क्यों नहीं ऑन हो रहा है? वन मोमेंट। सो गाइस फाइनली देखिए हमारा पोस्टमैन ऑन हो गया है। ये किसी रीजन से नहीं हो रहा था, बट ठीक है, मैंने ऑनलाइन इसको लॉगिन कर लिया है और ये मैंने अपना यूआरएल डाल के यहाँ से अभी मैं पोस्ट की एपीआई को बस टेस्ट करना चाह रहा हूँ। टीम मैंने ऐड कर दिया एंड प्लेयर ऐड कर दिया है। जैसे मैं यहाँ से डेटा सेंड करूँगा तो ये डेटा जो है हमारा जाना चाहिए, बट अभी नहीं जा रहा है। तो क्या रीजन हो सकता है? ये हमारा API/cricket IPL ये मेरा बेस यूआरएल हो गया, जो कि मैंने यहाँ सही दिया है http:/local l मैं छोड़ रहा हूँ क्या? नहीं, सही है http:/local host $090 IPL/this/add। परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ से अभी ये कह रहा है कि भैया ये जो है ना सर्वर ही नहीं चल रहा है। ऐसा क्या? रिक्वेस्ट रिलेटेड कुछ एरर है। When you testing your locally, you need to use the Postman desktop agent. Okay, तो डेस्कटॉप वाला मेरे पास ऑलरेडी है भी, बट एक काम कर लेते हैं। लेट मी डू वन थिंग। IP कॉन्फ़िग, राइट? और मैं IP कॉन्फ़िग का यूज करके लेट मी टेक दिस IP एड्रेस इंस्टेड ऑफ दिस लोकल होस्ट एंड यहाँ से हम सेंड करते हैं अभी। ओके, अभी तो सही है ना? अभी सही है भाई, परफेक्टली। हमें रिस्पांस में कुछ आया नहीं है, बट रिस्पांस कुछ नहीं आया है। ओके, डेटा सेंड हुआ क्या और ये डेटाबेस में गया क्या? ये मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस को क्वेरी को रन करके देखते हैं। पासवर्ड कनेक्ट एंड ये हो गया हमारा क्रिकेट एंड रन। नहीं भाई, कोई भी क्वेरी डेटाबेस में नहीं गई है। ये अभी रिस्पांस नहीं दे रहा है सही से। आई डोंट नो, एक एरर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग गया है स्लैश, एंड अब इसको सेंड करते हैं। ओके, इस बार लग रहा है कुछ हो रहा है भाई। आई डोंट नो क्या हो गया भाई। http:// एड्रेस, मुझे IP एड्रेस लिखना था और मेरा IP एड्रेस कॉपी नहीं हुआ। थोड़ा मैं जल्दबाजी में हूँ, तो ये समस्या हो गई है। ये IP एड्रेस एक्चुअली यहाँ पे टाइप होना चाहिए। ये 2 बार हो गया ना, क्रिकेट IPL ये 2 बार हो गया। चलिए ठीक है, तो है 192.168 192.168। समटाइम ये कॉपी नहीं हो पाता है यार। वन मोमेंट। 192.168.183.177 183 और सॉरी यार 183 .177। ठीक है, ऐसा कुछ है, सेंड करते हैं। स्टिल यहाँ पे ये नहीं चल रहा है। http://192.168.183 एंड .177। ठीक है, ये हमें लोकली इंस्टॉल करवा के ही मानेगा भाई। सो गाइज मेरा ये जो पोस्टमैन है ना, ये करप्ट हो गया था, तो मैंने दोबारा इसे इंस्टॉल किया है। और सो यहाँ पे देखिए, मैं इसको एक बार सेंड करके देखता हूँ कि ये सब प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं रिक्वेस्ट। ठीक है, देखिए मैच स्टोर्ड हो गया डेटाबेस के अंदर। तो क्या ये जो डेटा है ये डेटाबेस में जाके स्टोर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो इसको भी यहाँ पे वैलिडेट कर लेते हैं। लोकल होस्ट और यहाँ पे 8090, राइट, एंड उसके बाद h2 कंसोल, राइट, एंड पासवर्ड यहाँ पे देते हैं पासवर्ड एंड कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको क्वेरी को जब चलाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये डेटा हमारा स्टोर्ड हो गया, राइट।
प्लेयर विराट एंड आरसीबी टीम। ओके, सो ये हो गया हमारा ऐड करने का। बाकी हम और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं, अपडेट वगैरह भी। ये सारा काम हम अगले वीडियो में करते हैं और नेक्स्ट चीज आपको समझाते हैं। इसमें बस ये था कि भाई S2 डेटाबेस कैसे यूज करेंगे, मेन उद्देश्य हमारा ये था। राइट, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।